पाकिस्तान कमाल का मुल्क है। ये देश कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। लोगों के पास खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रोजगार नहीं, महंगाई का बोलबाला है। गरीब और गरीब हो रहा है, लेकिन मजाल है कि इस मुल्क के हुक्मरानों की सेहत पर कोई इससे फर्क पड़े या फिर उन्हें चिंता हो। देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, अर्थव्यवस्था पाताल चूम रही है, लेकिन इस देश के कर्ता धर्ता इन सब से आंखें मूंद कर दूसरे ही एजेंडे में लगे हैं। इन्हें चीन से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान चाहिए, तुर्की से हथियार चाहिए, कश्मीर में आतंकवाद चाहिए और उस पर मुस्लिम देशों का साथ चाहिए। हाँ, वो बात अलग है, एक दो छोड़कर किसी का साथ मिलता नहीं। वैसे पाकिस्तान का कितना बुरा हाल है, ये किसी से छिपा नहीं है। हर कोई जानता है कि पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है और अब तो पाकिस्तान के ही वित्त मंत्री ने अपने देश की पोल खोलकर सामने रख दी है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने बताया, देश को आर्थिक स्थिरता हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, कर्ज पर कर्ज ले रहे पाकिस्तान की साख खो चुकी है। वित्त मंत्री सीनेट की जलवायु परिवर्तन समिति की बैठक में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की हालत की तरफ सबका ध्यान खींचते हुए कहा, हमने एक देश के रूप में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। आर्थिक सुधारों को लागू करना जरूरी है ताकि वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान पर भरोसा फिर से बहाल हो पाए। पाकिस्तान इतना कंगाल हो चुका है कि उसके पास अब कर्ज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है। पाकिस्तान के कर्ज का सीधा असर अब पाकिस्तान की जनता पर पड़ रहा है। ऐसे हालात में पाकिस्तान की सरकार अब कर्ज देने वाले देशों में घूम घूम कर कर्ज चुकाने की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रही है। पाकिस्तान की हालत कितनी खराब है उसे आप इससे समझ सकते हैं। इस देश के हर नागरिक के सिर पर करीब 3 लाख पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि उसने जो आतंकवाद फैलाने की अपनी स्टेट पॉलिसी बनाई हुई है, उसकी वजह से हालत ये है कि अब मुस्लिम देश भी उससे कन्नी काटने लगे हैं। अभी ओमान के अंदर इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान भी इंडियन ओशन में है, उसमें 60 देश आए, उसमें भारत भी था, जयशंकर भी थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं गया उसमें। जो इंडिया और मिडल ईस्ट का अमेरिका तक एक फाइनेंशियल कॉरिडोर बनना है, उस कॉरिडोर के अंदर पाकिस्तान का नाम नदारत है। यानी कि मुस्लिम देश भी अब उससे कन्नी काटने लगे हैं और जो उसके भिखारी सऊदी अरबिया में है उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए जैसा करेगा वैसा भरेगा, वो स्थिति अब आ गई। आज की तारीख में चीन के अलावा दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सबको पता है चीन कुछ भी फ्री में नहीं देता। श्रीलंका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और अब वही पाकिस्तान के साथ होने वाला है। चीन ने पाकिस्तान में निवेश किया ताकि उसे अपनी एनर्जी ट्रेड को देश तक पहुंचाने के लिए एक जमीनी रास्ता मिल जाए। इसके लिए उसने बलूचिस्तान में $250 मिलियन खर्च कर ग्वादर बंदरगाह का निर्माण करवाया। ग्वादर पोर्ट 2007 से 2013 तक सिंगापुर की कंपनी के पास था। उसकी हालत खस्ता होने लगी तो पाकिस्तान ने चीन के सामने हाथ फैलाया। 2013 में चीन की चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी के साथ पाकिस्तान ने करार किया। पोर्ट के पूरे मुनाफे का 91% चीनी कंपनी और 9% ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी में बंटने का एग्रीमेंट हुआ। चीन की चाल का ये कोई पहला मामला नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत होने के साथ साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा खनिज पदार्थों का भंडार भी है। चीनी कंपनियां खनन कर यहाँ की सारी पूंजी लूट रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में चीनी कंपनियां खनन के काम में लगी हैं। सोने और तांबे से भरे हुए खदानों का सालों से दोहन कर रही हैं। साल 2002 से चीनी कंपनियां बलूचिस्तान में खनिज की माइनिंग कर रही हैं। हर साल चीनी कंपनियां तकरीबन 25 टन सोना और 12,000 से 15,000 टन तांबे का खनन करती हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत जो ग्वादर पोर्ट बनाया गया है, उसमें 91% चाइना का हिस्सा है, 9% पाकिस्तान का। जब चाइना के कुछ इंजीनियर्स को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने वहां पर मार दिया
तो उसके बाद में चाइना ने कहा कि अब हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी ही फौज वहाँ पे भेजेंगे, यानी कि एक किस्म से अपरोक्ष रूप से पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने की बात। और ऊपर से जो झेलम और नीलम के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने हैं और जिनसे जो बिजली पैदा हुई है वो इतनी महंगी है कि उसे पाकिस्तान के लोग, ज़मीन उनकी, लेबर उनकी, मगर ज़्यादातर वो बिजली जिंजियांग में जाएगी। यानी कि चाइना आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करता जा रहा है। पाकिस्तान और कर्ज एक सिक्के के दो पहलू हैं। सत्ता किसी की भी रही हो, कर्ज की कहानी नहीं बदली। इसको ऐसे समझिए, इमरान सरकार ने 2020-21 में दूसरे देशों से 15.32 अरब डॉलर का रिकॉर्ड कर्ज लिया और अब शहबाज सरकार कर्ज के लिए हाथ फैला रही है। ये सिलसिला एक सरकार से दूसरी सरकार तक इसी तरह से चल रहा है और इसके बीच में पिस रही है पाकिस्तान की आवाम। लेकिन अब पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने सच बोलकर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरीके से मोहम्मद औरंगजेब पाकिस्तान के कर्ज लेने की स्थिति को सरकार के सामने आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर जनता कंगाल है और पाकिस्तान के नेता मालामाल हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं, ग्राफिक के जरिए आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के नेताओं की संपत्ति कितनी है। आप मेरे पीछे देखिए, शहबाज शरीफ की जो संपत्ति है वो करीब 100 मिलियन रुपए है। ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं ये पाकिस्तानी रुपयों के आधार पर बता रहा हूं कि आपने 100 मिलियन के आसपास देखी। वहीं इमरान खान की संपत्ति करीब 316 मिलियन पाकिस्तानी रुपए है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिलावल भुट्टो की, 1500 मिलियन रुपए। इसके और आगे बढ़िए, मरियम नवाज 850 मिलियन रुपए पाकिस्तानी रुपए। ये इन नेताओं की संपत्ति है और शहबाज शरीफ जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो 100 मिलियन रुपए हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के स्टील किंग कहे जाते हैं शरीफ परिवार, और इमरान खान जिनके बारे में भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले चल रहे हैं, 316 मिलियन पाकिस्तानी रुपए इनकी संपत्ति है। पाकिस्तान के राजनेताओं की संपत्ति है। ये उन लोगों की संपत्ति है जो प्रधानमंत्री रहे हैं या इनके परिवार से कोई प्रधानमंत्री रहा है। ये सत्ता के शिखर पर रहे हैं और सत्ता के शिखर पर रहकर इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। तो क्या पाकिस्तान के लोगों को इन लोगों ने लूटा है? क्या पाकिस्तान की जनता को इन लोगों ने लूटा है? क्या पाकिस्तान की जो खनिज संपदा है इन लोगों ने उसे बेचा है? क्या पाकिस्तान को मिलने वाली जो रसद है, तमाम जो दूसरे देशों से मिलने वाला पैसा है, विदेशी मदद है, उसमें भ्रष्टाचार के संकेत हैं? और तो और चाइना से भी ये संकेत निकल कर आते हैं। चाइना खुद इस बात को लेकर परेशान है कि हम जो पैसा आपको दे रहे हैं उस पैसे में भी जो बॉर्डर पर खर्च हो रहा है या तमाम पाकिस्तान की परियोजनाएं पाकिस्तान में चल रही हैं, उन पैसों में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने आपको ये राजनेताओं की संपत्ति बताई कि वो राजनेता जिनके परिवार से कोई प्रधानमंत्री रहा है या वो खुद प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी ये संपत्ति है। पाकिस्तान की सेना पर भी भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लगते रहे। पाकिस्तान की सेना के कई अधिकारी ऐसे हैं, उनके पास भी 500 मिलियन, 600 मिलियन, 800 मिलियन, 1000 मिलियन संपत्ति है। उनका पूरा परिवार विदेशों में रहता है। विदेशों में उनकी संपत्तियां हैं, बड़े बड़े हाउसेज हैं, कई एकड़ जमीन है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो सेना में ऊपर पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ जांच कर सके। हाँ, नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले जरूर आते हैं और वो तब निकल कर आते हैं जब उन्हें सत्ता से हटाना होता है या तख्ता पलट करना होता है, या कहीं ना कहीं जो सेना के इशारों पर नहीं चलते हैं और सेना की तरफ घूर कर देखते हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हो जाते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की सेना में बैठे तमाम अधिकारियों के करोड़ों के संपत्ति के आरोप भ्रष्टाचार के उनके ऊपर लगे हैं? क्या उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं? लगता नहीं। पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। पाकिस्तान की माली हालत बहुत खराब है और पाकिस्तान की माली हालत की स्थिति यह है कि तमाम देश उसकी चिंता करने लगे। पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है। पाक इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक तबद लैब ने कहा है
कि पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर में है। उसकी माली हालत बहुत नाजुक है। देश की उधार लेने और खर्च करने की जो आदतें हैं वो अब स्थिर हो चली हैं और ये पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। अगर कुल ऋण और देनदारी घरेलू विदेशी ऋण की बात करें तो 77.66 ट्रिलियन यानी कि $271.2 बिलियन है। 2011 में $813, 2023 में $1122 हो गया था और 12 सालों में करीब करीब इसमें 36% की वृद्धि हुई। जीडीपी 2011 के $1,295 से घटकर $1,222 हो गया और 2011 के मुकाबले स्वदेशी ऋण, अगर पाकिस्तान की बात करें तो यह स्वदेशी ऋण दुगना हो गया और घरेलू ऋण 6 गुना हो गया। हरिमोहन कौशिक विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। हसम दुर्रानी पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ होंगे।